हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 2014 से पहले का जो भारत था और 2014 से 2022 तक का जो भारत चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं। सो वी हैव विद अस ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, इनका नाम है अब्दुल रज़ाक। इनको आप हमेशा सारे लोकल रीजनल चैनल्स में, हिंदी चैनल्स में, नेशनल इंग्लिश चैनल्स में देखते हैं। इंडिया के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आज हम इनके बारे में बात करें, पर्टिकुलरली आज के जो हालात, पॉलिटिक्स और पर्टिकुलर जो माइनॉरिटीज़ भी अट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, इस बारे में इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, आज़ाद भारत के 74 वर्ष में जो 8 साल पहले का जो भारतवर्ष था, आज तक क्या आपको चेंजेस नज़र आता है? बिल्कुल, पूरा भारत विटनेस कर रहा है आज जिस तरीके से ज़ाफ़रानी हुकूमत, फैसिस्ट हुकूमत, फ़िरक़ा परस्त हुकूमत अपने सियासी फ़ायदे के लिए जिस तरीके से आज हर एक छोटे इशू को बड़ा बनाकर जो बहका कर वोटों को हथियाने का काम हो रहा है, ये इस देश के सिस्टम के ख़िलाफ़ है। इस देश का सिस्टम वो है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो जब रामायण, महाभारत दूरदर्शन में सीरियल्स आते थे तो हमारे दिल के किसी कोने में भी ये ख्याल नहीं था कि ये हिंदू देवी देवताओं का प्रोग्राम है, हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई एक मस्जिद पर भी नज़र पड़ती है तो गैर अपनी नज़र हटा रहा है। हम लोग किसी गैरों की कोई चीज़ देख रहे हैं तो ये जो नफ़रत का माहौल है, ये देश के इसमें अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सर, ये जो आप भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहते हो, इसका ईजाद क्या था कांग्रेस पार्टी ने, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है? नरेंद्र मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन है। नरेंद्र मोदी ख़ुद कुछ नहीं है, वो ख़ुद बोलते हैं वो चौकीदार हैं, चाय वाले हैं, वो ख़ुद कुछ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को मोदी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो 1919 में शुरू हुई थी आरएसएस के नाम से। और उनका एक सपना था, उनको इस देश के आइन के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़, इस देश को गोलवारकर सावरकर की जो ख्वाहिश थी उसके नज़रिए में ले जाने के लिए इस देश को आज इतनी फ़िरक़ा परस्त नफ़रत फैलाकर इस देश को तोड़ने के हद तक लाकर खड़ा दिए हैं। इनमें ये जो आरएसएस का काम है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, ये 100 साल पहले डिसाइड किया गया था। 100 साल के बाद जाकर आज थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है, 37.62%। लेकिन आज भी मैं आपको वादा करूँ 60% यानी 40% वोट मोदी ले गए। 2014 में कम थी, 1% ज़्यादा हो गया 2019 में, 2024 में चले जाएंगे। सर, आप जो कहते हो कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक हिस्सा कंसोलिडेशन ऑफ मेजॉरिटी वोट को ये पॉपुलर है, ये लोगों का एक्सपर्ट ये भी कहना है कि द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज द इन पैन इंडिया हैज़ मेड नरेंद्र मोदी वेरी स्ट्रांग टुडे, कि उनकी ताकत का लीडर आज कोई भी अपोजिट में नहीं है, इसलिए आप अपना रोना रोते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ ऐसे ही होना है ऐसा नहीं है। एक दौर जब इंदिरा गांधी का चला, इससे पहले एक दौर जब नेहरू का चला, तो ऐसे लगता था कि अगले 100 साल में इनके मुकाबले में कोई खड़ ही नहीं सकता। लेकिन एक वक्त आया जिस वक्त पर इन्होंने हिंदुत्व का नारा लगाया तो हिंदू लोग इनको साथ दे दिए। देखिए, उस वक्त पर इन्होंने हिंदुत्व की बात नहीं करी, इन लोगों ने बात करी डेवलपमेंट की, सबके साथ सबके विकास की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे। शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, कोई एक बीजेपी का नेता अच्छे दिन की बात ही नहीं कर रहा है। सर, इस देश की डेमोग्राफी अगर हम देखें तो 2% की ब्राह्मण कम्युनिटी सबको रूल करे, जहाँ पे 16 से 17% की कम्युनिटी माइनॉरिटी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एजुकेशन का ग्राफ देखें, आप उनका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देखें, आज उनकी माली हालत को देखें, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? अकाउंटेबिलिटी किस पर देंगे? देखिए, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, मैं हूँ, आप हैं, और जो लोग देख रहे हैं, हर कोई जिम्मेदार है। भाई, आज की हालत में आपको क्या लग रहा है? लिटरेसी रेट हमारा 51.9% है मुसलमानों का, जबकि इंडिया का लिटरेसी रेट 62% है। मेरी बात यह है कि हमारे अंदर लॉयर्स कहाँ हैं, हमारे अंदर ब्यूरोक्रेट्स कहाँ हैं, हमारे अंदर डॉक्टर्स कहाँ हैं, इंजीनियर्स कहाँ हैं, पायलट्स कहाँ हैं? भाई,
पढ़ाई को अगर हम लोग अहमियत देते, तालीम को अहमियत देते, तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब उन लोग पढ़ाते हैं, उन लोग पढ़ाई को अहमियत देते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी बनती है, तो डिसीजंस गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में, फिर लॉ डिज़ाइन करने में, मतलब एक क़ानून जो बनता है ये आईएएस ऑफिसर्स बनाते हैं। जब हमारे मुसलमान आईएएस ऑफिसर्स नहीं रहेंगे तो कानून थोड़ी हमारे हक में बनेगा। मैं आपको रोक रहा हूँ, 1400 साल पहले से जितने कबीले हुआ करते थे, हर कबीले का सरदार होता था, तो वो उनकी कामयाबी का बाइस होता था। आज हमारी 17%, आज 30 करोड़, कौन है सरदार, रहनुमा कौन है? आप जो अपने आप को कह रहे हो, किसी ना किसी पर तो अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करनी होगी, तो कौन है? जितने नेता गुजरे हैं माइनॉरिटी के, अगर आप उनके इकोनॉमिक स्टेटस को देखें तो उनका घर 30-40 से 3000-4000 के बंगले बन गए, लेकिन हमारे घरों में आज भी छत में पानी जाता है। वाई डोंट यू मिस्टर अब्दुल रज़ाक होल्ड अ माइनॉरिटी लीडर फ्रॉम द लास्ट 70 years अकाउंटेबल फॉर द स्टेटस वी आर लिविंग इन टुडे? देखिए, शरीयत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। फिर भी मुसलमान होने के नाते मैं एक हदीस का हवाला आपके सामने रखूं, सरासर जुल्म है, कुफ्र है वो फेल जो मुनादी की आवाज़ सुने और मस्जिद तक ना आए। हमारे मसाजिद का आप दौरा करें, पिछले 20 साल पहले जब आप फजर की नमाज में जाते तो पहली सफ़ में बुढ़े एक 8-10 होते थे। 20 साल गुजर गए, आज भी वही 8-10 आ रहे हैं। वो मर गए तो उनके बाद के जो बूढ़े थे वही 8-10 फजर पढ़ रहे हैं। तो जब तक ये कम्युनिटी जो बोला गया है वो नहीं करती तो इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं सियासी कायदों की बात कर रहा हूँ, मजहबी नहीं। मैं आ रहा हूँ, आपका सवाल मैंने मुकम्मिल सुना है, जवाब तो सुन लीजिए। मैं जो मुसलमानों को करना था वो आरएसएस करी और कामयाब हो गई। अब मुसलमान पीछे रह गए। अब कसूरवार कौन? मैं भी, आप भी, हर कोई। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें तो जो भी आज लीडर बन के सामने खड़ा है, इसकी टांग खींचने से बेहतर है कि उसे आंखों से लगाओ और उसे कबूल करो। अगली बार उसका जीतना भी मुश्किल है, पहले तो उसे जिताओ, उसके साथ अपने नंबर्स बढ़ाओ। आपके पास 22 हुआ करते थे असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की, आज सिर्फ 7 पर आकर खड़े हैं और 3 सीटें डगमगा रहे हैं। अब ये 7 से जाकर 4 हो जाएंगे तो आपका भला नहीं होगा। तो जो आपके एमएलएस हैं, जैसे भी हैं, कबूल करो, आंख से लगाओ, फिर उनको वोट दियो, जिताओ। दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास। अब इसको आप बदलने जाएंगे तो 30 और 2 बिल्ली की लड़ाई में बांद्रे का फायदा जैसे होता, बीजेपी मार ले को जाती बाजी। सर, आज जो लोकसभा हो, जितने हमारे हाउसेस हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ना होने का नतीजा है, आपसी लड़ाई का नतीजा। इन लीडर्स में की बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से आज कर्नाटका में लड़कियों को हिजाब जैसा इशू इतने बड़े लेवल पे आया है। मानेंगे आप? देखिए, एक सियासी पार्टी अपने सियासी फ़ायदे के लिए आज सारी मिल्लत को कटघरे में खड़ा कर दी। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। पहले तो जब मैं भी इसके बारे में बात करता था तो मैं जनरली नहीं बोल सकता, क्योंकि होंठ भी अपने, दांत भी अपने। हकीकत ये थी कि पहले भी मैं तायद करा कि भाई मेरी बहनें 6 बच्चियाँ वहाँ बैठी हैं, हिजाब के लिए एक एहतजाज कर रही हैं। मुझे भी लगता है मुझे हर तरीके से इनकी तायद करना चाहिए। लेकिन आगे चलकर जब बात गहराई से पता चली तो इनके जो सियासी ताल्लुक़ थे, कहीं ना कहीं वहाँ रघुपति भट्ट को लगा कि भाई इसको एक सियासी मुद्दा बना सकते हैं, और वो कामयाब हो गया। अब मिनिस्ट्री पूछ रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। पिछले 10 दिन से ये मामला कर्नाटका की हाई कोर्ट में चल रहा है। ट्राइब बेंच के सामने से जो कामत हैं, रवि कुमार वर्मा हैं, ताहिर साहब हैं, यूसुफ मचला हैं, आज यूसुफ दार आए थे, इतने रहमतुल्लाह, इतने सारे एडवोकेट्स क्यों फेल हो रहे हैं, या कोर्ट नहीं एडमिट करा उनके सबमिशन को कि वेयरिंग ऑफ ए हिजाब इज एन एसेंशियल एक्ट ऑफ इस्लाम? आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि फेल हो रहे हैं? वर्डिक्ट आ गई, वर्डिक्ट आ गई। आपने देखा जिस तरीके से देवदत्त कामत साहब ने जिस अंदाज से पेश किया, और एडवोकेट जनरल नवलगुई वो जिस तरीके से पेश करे, प्रभुलिंग देव नहीं, प्रभुलिंग से पहले हिज एडवोकेट जनरल, हाँ जी, एजी जिस तरीके से प्रेजेंट करे, आई मीन देवदत्त कामत तो सेंचुरी मारे, ये 10 भी नहीं मार पाए। ये जुडिशियल मैटर्स में विन और लूज नहीं होता। देखिए, ये एक हक मांगा जा रहा भाई। ये अब देवदत्त कामत जिस तरीके से बोले कि भाई इट इज़ अप टू द बिलीवर एंड हिज फेथ, एसेंशियल है नहीं है वो थर्ड पार्टी कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती, लेकिन फैसला तो कोर्ट का, डिसाइड कोर्ट नहीं कर सकती। ये मेरा और मेरे रब का मामला कि मैं टोपी पहनना एसेंशियल समझूं तो मैं बिल्कुल टोपी पहनूंगा, आप मुझे दीजिए, ये हमारी मांग है कोर्ट में। अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसे हार जीत का मामला नहीं है। इसको अगर हार जीत बनाएंगे तो दोबारा ये कम्युनलाइज हो जाएगा।
हिंदू जीत गए मुसलमान हार गए, मुसलमान जीत गए हिंदू, ये हार जीत का मसला नहीं है। 6 बच्चियों ने अपना हक मांगा कि आइन के हिसाब से आर्टिकल 14, 15(2), 25 इन सभी बातों को सामने रखकर आपको अगर ये लगे कि ये हमारा हक है तो हमें दीजिए। पिछली कोर्टों ने भी दिया है, पिछली कोर्टों ने भी मना भी किया है। अलग अलग वर्डिक्ट्स है, अलग अलग वर्डिक्ट्स हैं। एम्स की एक स्टूडेंट जाकर के बोली भाई मुझे हिजाब पहनकर एग्ज़ाम लिखना है, तो केरला हाई कोर्ट ने उसको माना। उन्होंने कहा कि भाई आप 30 मिनट्स अर्ली आ जाओ ताकि आपके इन्विजिलेटर्स आपको चेक कर ले। तो कोर्टों ने माना है, कोर्टों ने रिजेक्ट किया है। कोई एक साहब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किए, भाई उनको दाढ़ी रखनी थी, वो गए बोले कि मेरा एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। और उनके सामने बात रखी कि जब वो कुरान के नज़रिए से पेश करना चाहे तो उन्होंने दिखाया कि इंटीग्रल है बट एसेंशियल पार्ट है, ये नहीं दिखा पाए। सर जितने फॉर हिजाब के जो एडवोकेट्स पिटीशन डाले हुए हैं उनका सबसे ज़्यादातर यूज़ किया आर्टिकल 25/1 को इस्तेमाल कर रहे। तो कल और परसों की बात करें, जो एडवोकेट जनरल पबुलिंग हो या जो CDC को रिप्रेजेंट कर रहे काउंसिल हैं, तो वो दोनों ने कोर्ट को, अदालत को यह बताया नॉट नेसेसरीली इट इज़ पार्ट। अगर वो हिजाब को बैन करते हैं तो हिजाब की नहीं बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि अटायर ऑफ एनी रिलीजन, अगर उनको हिजाब बैन करेंगे तो सिंदूर बैन करना पड़ेगा, उनके कंगन बैन करना पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये? किस भारत में जी रहे हैं? अभी तो ये जस्ट शुरू हुआ है। एक अर्ली वर्डिक्ट आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हमारे हक़ में आया तो वो ऊपर जाएंगे, उनके हक़ में आया तो हम ऊपर जाएंगे। 3 से हम लोग 5 मांगेंगे, 5 से 7 मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी 3 जज, 5 जज, 9 जज बेंच तक ले जा सकते हैं। अगर सब चीज़ों में भी कामयाब नहीं मिली तो आखिरी हद तक मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के तौर पर आप हमें हमारा हक़ दीजिए। औरत वो भी पूछ सकती है भाई धर्म हटाओ, इसके अंदर से हर चीज़ हटाओ। आई एज अ वुमन वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई स्किन, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज माई सेल्फ टू अनदर मैन। सो मेरी खुद की ख्वाहिश से, एज पर माई पर्सनल बिलीफ एंड फेथ, नॉट इन एनी रिलीजियन, मैं तो किसी खुदा में यकीन भी नहीं रखती, भाई मुझे अपने स्किन को गैरों के नज़र से बचाने के लिए हर जगह प्रोटेक्ट करने का मौका दीजिए, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के ऊपर। तो ये भी आप कंटेस्ट देखिए, ये सब शुरुआत है, इसके अंदर जहर घोला गया है, मानकर चलिए सियासत घुसी है, जहर घोला गया है। अब जैसे भी हो, हमारी बच्चियों की इज़्ज़त, असमत, इस पर जब बात आई है तो इसको किसी भी हद तक हम लोग फाइट करेंगे, आखिरी हद तक भी मैं बोल रहा हूँ, मॉडेस्टी ऑफ वुमन तक भी लेकर जाएंगे, इसको हमारे हक में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। JNU में जब स्ट्राइक हुआ था, जिस स्ट्राइक को लेकर उमर खालिद को जेल भेजा गया था, कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया था, सिर्फ पार्टिसिपेशन स्लोगन के नाम पर। जब हर्षा की मौत होती है, वो मरने से पहले सिर्फ माँ बाप का बेटा था, जैसे ही मरा पूरे BJP का वो बच्चा बन गया। जो हमने देखा कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा के बेटे हैं राघवेंद्रा, वो प्रोसेशन को लीड करते हैं। तो क्यों कांग्रेस की लीडरशिप इतनी फेल हो रही है सेडिशन केस को डिमांड करने में? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए सिस्टम में जब काम चलता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रोड पर आकर चिल्लाए, तमाशा करे, हर कोई प्रोटेस्ट करे, हर कोई बोलने लगे। भाई जिसको बोलना है वो बोल रहा है, जिसको ब्यूरोक्रेसी को जमा कर, उलमा इकराम को जमा कर, सियासी कायदों को जमा कर जो काम उनसे करना है वो कर रहे हैं। एक और टीम को जा कर के गवर्नर के ऑफिस में जाकर उनको पिटीशन करके उनको एक मेमोरेंडम पेश करके भाई अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, आप देख करके खामोश कैसे बैठ सकते हैं, ये एक टीम काम कर रही है, उलमा इकराम एक टीम काम कर रहे हैं। ये एक सिस्टम है, सिस्टम को समझिए। सिर्फ एक कांग्रेस का मुसलमान लीडर निकल कर अगर ये गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इससे नफरतें और बढ़ सकती हैं। आखिरी सवाल आपसे, हमने हमेशा TV डिबेट्स में देखा है, भले रीजनल में हो, हिंदी में, इंग्लिश में, आप हमेशा दहाड़ लगाते थे BJP पर, संघ परिवार पर। कभी भी आप तनकीद या क्रिटिसाइज नहीं करते कांग्रेस पर या JDS पर? आपका कोई अफिलिएशन इनसे? ऐसे लोग आपके खिलाफ ये भी कहते हैं कि दे पे यू टू गो सिट एंड टॉक अगेंस्ट BJP। वल्लाह बखुदा मेरा अल्लाह जानता है, मैं एक टैक्स पेइंग सिटीज़न हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। भाई मेरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। मुझे क्या लगता है कि देखो, अगर मोदी जैसी ताकत के साथ आपको फेस करना है, इलेक्शन की लड़ाई लड़नी है, तो आपके सामने चाहिए कि वो एक कैडर बेस्ड पार्टी रहे। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ले जाकर आप मोदी के सामने खड़ा हो तो आप जीत नहीं सकते। क्यों? आपका वोट शेयर कितना है,
अब आप ममता बनर्जी को भी नेशनल फिगर बनाओ, आप बंगाल में जीत सकती हैं लेकिन नेशनल लेवल पर आप जीत नहीं सकती। शरद पवार जी हों, लालू प्रसाद जी हों, आप किसी को भी उठा लो, कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, इस देश की पहली पार्टी है और उस पार्टी का कैडर हर गली हर नुक्कड़ में है। घर से नाराज़ होकर बच्चे भी बाहर चले जाते हैं कभी कभार। किसी राइटर ने बड़ा खूब लिखा है कि इस दुनिया में जो सबसे सस्ता वोटर है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो गवर्नमेंट को वोट देने के बाद गवर्नमेंट से कुछ नहीं हासिल करता, ये उसने कहा है। और मुसलमान इज़ द फास्टेस्ट एंड हॉट सेलिंग प्रोडक्ट व्हेन द मैटर ऑफ इलेक्शंस कम। उसके बाद नेता लोगों को याद नहीं रखते और लोग नेताओं को जाते। जागरूक है, मुसलमान भी जागरूक है। इतना इजी आप मुसलमान को डिस्काउंट मत करिए। हाँ, मानते हैं गलतियां हुई हैं तालीम के अंदर, हर चीज़ के एतबार से, बट अब सर अभी भी एक्सेप्ट आप नहीं कर रहे हो नेताओं के फेलियर को। वी आर वेरी डिप्लोमेटिक क्योंकि आपका अफिलिएशन एक पार्टी से है। 3 साल के बच्चे के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, आज वो भी गूगल यूज़ करना जानता है, हकीकत से वाबस्ता मुसलमान सेल्फ मेड मैन है। सर आप लीडरशिप के आज भी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप हैज मिजरेबली फेल्ड। अदरवाइज आज जो खस्ता हालत माइनॉरिटीज़ की है आज ऐसी नहीं होती। आप कंपेयर कीजिए जितने भी हैं, जो आप वक्कलिगास को आप ले लीजिए, आप इन लिंगायत को आप ले लीजिए, ब्राह्मण्स को आप ले लीजिए, वो कहाँ से कहाँ चले गए। नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों ने दिया है वो इस देश को किसी और मजहब ने नहीं दिया है। सर आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, कलाम जैसा एक पैदा करके दिखा दे भाई। देखो, बिना पैर में चप्पल के, बिना घर में जगह के, बिना प्रॉपर स्कूलिंग के एक आदमी वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट, मिसाइल मैन बन सकता है, चर्च के कॉम्पाउंड में बैठकर मिसाइल की टेस्टिंग कर सकता है, तो वो मुसलमान है। yes, पूरे फैसिलिटीज लेकर आप साइंटिस्ट बनाकर दिखाओ। मैं माइनॉरिटी लीडर्स की बात कर रहा हूं सर। लीडरशिप आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप लीडरशिप बनेगी, लीडरशिप बनेगी। आज के दौर में, आज तक फेल हुई। आज के दौर में अगर कोई अब्दुल कलाम बनने गया तो टेररिस्ट बनकर अंदर चला जाएगा, मिसाइल बनाने गया तो टेररिस्ट बनकर चला जाएगा। वक्त वक्त की बात है, आज डिजिटल वर्ल्ड है, 3 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तो आने वाला वक्त दिखाएगा कि मुसलमान कौम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे से बड़ों से नहीं, किसी पर तनकीद नहीं है। एक वक्त आता है भाई, डाउन टाइम चला है बस। 42, 45, 45 हमारे यहाँ यूपीएससी पास है इस साल के, अब हो रहे हैं 45, तो वक्त आएगा ना। अब ये 45 जाकर हुकूमत में बैठेंगे ना, अब ये आईएएस ऑफिसर रूल्स बनाएंगे ना। अब ये जो हमारे 45 पास हुए, पिछले साल जो 40 पास हुए, उससे पहले 30 पर एक अपर ग्राफ है ना, नजर तो आ रहा है। हमारे यहाँ से हैदराबाद से 540 डॉक्टर्स पास हुए, 200 प्लस लेडीज, हाँ, जिसमें 212 लेडीज थे भाई। दिखाइए दूसरे मजहब में, पॉजिटिव्स को देखकर चलिए, नेगेटिव्स तो हर किसी में है। बिरयानी के अंदर लौंग भी आ जाती है ना, तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन टेस्ट में अगर लौंग नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। सही बात। ऐसे दूसरे मजहब है, आप बिरयानी खाइए। यही है, जब नेता दूसरों के बारे में बोल रहा हो तो पूरी किताब लिखते, अपने नेताओं के बारे में बात करने के लिए हिचकिचाते हैं। बखिया खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। थैंक यू।